अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमारे देश में, भारत में, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी करोड़ों साल, ये तो सुनने में ही कितना विशाल लगता है। है ना? मतलब जब दुनिया का नक्शा आज जैसा था ही नहीं, तब से वो पहाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी हैं। ये सिर्फ चट्टानें नहीं हैं, ये तो धरती के इतिहास की एक जीती जागती कहानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक भूवैज्ञानिक अजूबा नहीं है। ये आज भी इसी पल भारत के एक बहुत बड़े हिस्से के मौसम पर, पानी पर और यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रही है। एक मूक प्रहरी की तरह। बिल्कुल, एक खामोश गार्डियन जो चुपचाप अपना काम कर रहा है। तो आज हम इसी मूक प्रहरी, इसी गार्डियन की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। हम बात करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की। जिसे कुछ लोग आरावली पर्वत भी कहते हैं। हाँ, हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि कैसे ये बूढ़ी हो चुकी पर्वतमाला आज भी भारत के एक बड़े हिस्से के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। और ये सारी जानकारी हमने द अरावली रेंज, इंडियाज एंशिएंट जियोलॉजिकल सेंटिनल नाम के एक स्रोत से ली है। और मुझे लगता है ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अरावली की कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है। ये प्रकृति के संतुलन, उसकी सहनशीलता और कहीं ना कहीं हमारे अपने भविष्य की भी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी उम्र से ही। स्रोत में साफ लिखा है कि ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जब हम प्राचीन कहते हैं तो हमारा मतलब कुछ 100 या 1000 साल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं करोड़ों, शायद अरबों साल की। ये इतनी पुरानी है कि इसने डायनासोर को आते और जाते देखा है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इसकी उम्र का सीधा असर इसकी आज की शक्ल पर दिखता है। कैसे? जब कोई चीज करोड़ों साल तक हवा, पानी, धूप मतलब मौसम की मार झेलती है तो वो धीरे धीरे घिस जाती है। अच्छा। भूविज्ञान की भाषा में इसे अपरदन या इरोजन कहते हैं। और इसी लगातार हुए इरोजन की वजह से अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो आज काफी कम हो गई है। ये तो बहुत अच्छी तुलना है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये अपने समय में जब ये जवान रही होगी तब हिमालय जैसी ही ऊंची और विशालकाय हुआ करती थी? इसकी पूरी संभावना है। वैज्ञानिकों का यही मानना है कि ये एक फोल्ड माउंटेन के तौर पे बनी थी और अपने शुरुआती दौर में इसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती होंगी। अरे वाह, जैसे आज हम हिमालय को देखते हैं, बिल्कुल वैसे। जी बिल्कुल। लेकिन फिर अरबों साल के अपरदन ने, उस हवा और पानी ने उन ऊंची नुकीली चोटियों को घिसकर आज की इन शांत गोलाकार पहाड़ियों में बदल दिया है। तो जो हम आज देखते हैं वो उस विशाल पर्वत का बचा हुआ हिस्सा है, जिसे रिलेक्ट माउंटेन भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल सही, एक अवशेष। वाह, मतलब हम एक महान पर्वत के अवशेषों को देख रहे हैं। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है। तो ये घिसा हुआ प्राचीन पर्वत, ये फैला कहाँ तक है? ज्यादातर लोग तो इसे सिर्फ राजस्थान से जोड़कर देखते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन इसका विस्तार उससे कहीं ज्यादा है। कहाँ तक? स्रोत के मुताबिक ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। अच्छा, गुजरात से। जी हाँ, गुजरात से शुरू होकर ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है, पूरे राजस्थान को पार करती है, फिर हरियाणा में दाखिल होती है और आखिर में दिल्ली में आकर खत्म होती है। दिल्ली में? मतलब जो दिल्ली रिज है वो इसी का हिस्सा है? बिल्कुल, जिसे हम दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं, वो असल में इसी प्राचीन पर्वतमाला का आखिरी सिरा है। इसकी कुल लंबाई करीब करीब 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर? ये तो भारत के नक्शे पर एक बहुत लंबी लकीर हो गई। इसका मतलब ये सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि 4 राज्यों की भू राजनीति और पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है। बिल्कुल, ये एक ऐसी भूवैज्ञानिक रीढ़ की हड्डी है जो पश्चिमी भारत को एक तरह से थामे हुए है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक सीधी दीवार की तरह नहीं है। ये कई जगहों पर टूटी हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। कहीं इसकी चौड़ाई सिर्फ 10 किलोमीटर है तो कहीं कहीं ये 100 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। तो अगर हम पूरे विस्तार को देखें तो ये एक बहुत पुरानी, घिसी हुई और लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन क्या इसकी कोई ऐसी चोटी भी है जो आज भी अपनी ऊंचाई के लिए जानी जाती हो, या सब कुछ समय के साथ लगभग समतल हो गया है? नहीं, इस प्राचीन योद्धा का मुकुट आज भी सलामत है, भले ही औसत ऊंचाई कम हो गई हो। लेकिन इसका एक शिखर ऐसा है जो आज भी अपनी भव्यता के साथ खड़ा है, गुरु शिखर। गुरु शिखर, हाँ, ये नाम तो सुना हुआ है। ये राजस्थान के माउंट आबू में
सही कहा। एकदम सही। गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है और स्रोत बताता है कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर है। 1722 मीटर। आज भी ऐसे बिंदु हैं जो अपनी शान बनाए हुए हैं। और माउंट आबू का पूरा हिल स्टेशन ही एक तरह से इस पुरानी पहाड़ी के ऊपर एक नखलिस्तान जैसा है, जो चारों तरफ की सूखी जमीन से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो एक तरफ अरबों साल का इतिहास और अपरदन, और दूसरी तरफ 1722 मीटर ऊंचा गुरु शिखर। ये विरोधाभास ही इसे और आकर्षक बनाता है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इसकी उम्र या ऊंचाई में नहीं है। सही बात है। इसका असली महत्व इस बात में है कि यह इस क्षेत्र के लिए करती क्या है। और यहीं से इसका असली काम, पर्दे के पीछे वाला काम शुरू होता है। और यहीं से इसकी वो प्रहरी या गार्डियन वाली भूमिका सामने आती है। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है थार के मरुस्थल को रोकना। रोकना मतलब कैसे? अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह पश्चिम में मौजूद थार के रेगिस्तान और पूर्व में मौजूद उपजाऊ गंगा के मैदानों के बीच खड़ी है। एक मिनट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहां आज खेती होती है, वो सिर्फ इसलिए रेगिस्तान नहीं है क्योंकि ये एक पहाड़ की दीवार बीच में खड़ी है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि एक भूवैज्ञानिक संरचना का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खाने पीने पे कितना गहरा असर है। तो ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। जी बिल्कुल। अगर अरावली न होती तो पश्चिम से आने वाली गर्म सूखी हवाएं और रेत बिना किसी रोक टोक के हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपजाऊ इलाकों तक पहुंच जाती। और धीरे धीरे वो जमीन भी बंजर हो जाती। बिल्कुल। तो एक तरह से ये भारत के ब्रेड बास्केट यानी अनाज के कटोरे की रक्षा कर रही है। लेकिन एक बात और है, स्रोत में ये भी लिखा है कि ये मानसून में भी एक भूमिका निभाती है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मतलब एक तरफ तो ये इतनी सूखी और पथरीली है और दूसरी तरफ ये बारिश लाने में भी मदद करती है। ये एक बेहतरीन सवाल है और प्रकृति के संतुलन का एक शानदार उदाहरण भी है। बताइए। जो दक्षिण पश्चिम मानसून की नमी से भरी हवाएं अरब सागर से उठकर आती हैं, तो अरावली उनके रास्ते में आ जाती है। ये पहाड़ियां इन हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करती हैं। अच्छा। और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है, वो ठंडी होती है और उसकी नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बारिश होती है। अच्छा, तो ये हवाओं को रोककर उनसे पानी निचोड़ लेती हैं एक तरह से। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसे ऑरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ये पहाड़ियां मानसून के पूर्वी हिस्से को रोककर राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में अच्छी बारिश करवाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है ना? जी, ये हवाएं जब पहाड़ को पार करके दूसरी तरफ यानी पश्चिम की तरफ उतरती हैं, तो वे गर्म और शुष्क हो जाती हैं। यही वजह है कि अरावली के पश्चिम का हिस्सा, जो रेन शैडो एरिया कहलाता है, बहुत कम बारिश पाता है। और वहीं पर थार का मरुस्थल है। बिल्कुल। तो ये एक ही समय में बारिश लाती भी है और एक हिस्से को सूखा भी रखती है। हाँ, एक ही संरचना के दो बिल्कुल अलग अलग जलवायु प्रभाव। तो ये तो हुई जमीन के ऊपर की बात। इसने मौसम को नियंत्रित किया, रेगिस्तान को रोका। जमीन के नीचे क्या है? स्रोत बताता है कि ये खनिजों का भी खजाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इतनी पुरानी है और इसका भूवैज्ञानिक इतिहास बहुत जटिल रहा है, इसलिए इसकी चट्टानों में कई तरह के कीमती खनिज मिलते हैं। जैसे कि स्रोत के अनुसार यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा और सबसे प्रसिद्ध संगमरमर जैसे खनिज पाए जाते हैं। संगमरमर, मकराना का संगमरमर। वही जिससे ताजमहल बना है, वो भी इसी अरावली की देन है। सदियों से यहाँ खनन एक बड़ी आर्थिक गतिविधि रही है, जिसने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। तो ये जमीन के ऊपर पर्यावरण की रक्षा करती है और जमीन के नीचे आर्थिक संसाधन देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहाँ पहाड़, जंगल और पानी होगा, वहाँ वन्य जीवन तो होगा ही। निश्चित रूप से अरावली की पहाड़ियां और जंगल कई वन्य जीवों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घर हैं। और सिर्फ घर ही नहीं, एक जरूरी गलियारा, एक कॉरिडोर भी हैं। और ये सिर्फ कुछ जानवरों की बात नहीं है, ये एक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की बात है। बिल्कुल। स्रोत में तेंदुआ, नीलगाय और सियार जैसे जानवरों का जिक्र है, लेकिन इनके अलावा भी यहाँ सैकड़ों प्रजाति के पक्षी, सरीसृप और कीट पतंगे पाए जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके चारों ओर का इलाका या तो सूखा है या फिर मैदानी है जहाँ खेती होती है। तो ऐसे में ये पहाड़ियां वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाती है। सही पकड़ा आपने। ये एक द्वीप की तरह है,
एक रिफ्यूज जहां जीव जंतु रह सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर ये श्रृंखला ना होती तो ये सारे जीव शायद इस इलाके से खत्म हो गए होते। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि अरावली पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का एक पुराना ढेर नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ सिस्टम है। बिल्कुल, एक लिविंग सिस्टम। ये इस क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा है। ये एक जलवायु नियामक है, रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार है, खनिजों का खजाना है और अनगिनत बेजुबान जीवों का घर है। बिल्कुल। जब हम इन सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो उसकी एक बहुत ही भव्य तस्वीर उभरती है। अपने अरबों साल पुराने भूवैज्ञानिक मूल से लेकर अपने आज के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व तक अरावली एक बहुआयामी भूमिका निभाती है। ये सिर्फ भूगोल का एक अध्याय नहीं है, ये इस क्षेत्र के जीवन का आधार है। जी, और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम इस धरोहर के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। सही बात है। जिस चीज को बनने में अरबों साल लगे, वो हमारी नजरों के सामने खत्म हो रही है। अवैध खनन, शहरीकरण, जंगलों की कटाई, ये सब इस प्रहरी को कमजोर कर रहे हैं। और ये केवल पत्थर और मिट्टी नहीं है जिसे हम खो रहे हैं। नहीं, हम उस सुरक्षा कवच को खो रहे हैं जो प्रकृति ने हमें दिया है। और इसका संरक्षण सिर्फ कुछ जानवरों या पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं है, ये खुद को बचाने के बारे में है। उस मरुस्थल को रोकने वाली दीवार को बचाने के बारे में है, उस बारिश को लाने वाली प्रणाली को बचाने के बारे में है और उस संतुलन को बचाने के बारे में है जिस पर करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर करता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। तो सोचने वाली बात यह है कि ये प्राचीन प्रहरी, ये अरावली जो अरबों सालों से खड़ी है, अगर वो हमारे समय में आकर थक गई, टूट गई या खत्म हो गई, तो जो रेगिस्तान उसकी दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है, उसे कौन रोकेगा? जब ये जीवन रेखा कट जाएगी तो उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।